गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा आपको पता है हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या नाम है इसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। वो हमारे दोस्त भी हैं और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं, दुश्मन भी हैं हमारे। तो हमने कल पढ़ा था वो हमारे दोस्त कैसे हैं, कैसे कैसे वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे दोस्त हैं। जैसे वो हमारे लिए एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें ब्रेड आ गई आपकी, जलेबी आ गई, कर्ड आ गया आपका। तो ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये आपके ये क्या करते हैं, बेनिफिशियल काम करते हैं, आपको फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, आपके दोस्त हो गए। तो उससे आगे बढ़ते हुए हम कुछ और एग्जाम्पल लेंगे आपके। तो पहला आता है बेटा इसके अंदर वैक्सीन। कौन सा आता है, वैक्सीन। वैक्सीन का मतलब क्या होता है बेटा, वैक्सीन का मतलब होता है आप किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हैं, लेकिन उस बीमारी से बचने के लिए आपकी बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, दवाई इंजेक्ट की जाती है। और उस दवाई के अंदर क्या होते हैं, या तो डेड या फिर वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। या तो मरे हुए होंगे या फिर कैसे होंगे, वीक होंगे। अब देखिए कोई भी आपकी क्लास के अंदर जो थोड़ा सा हेल्थी हो, उसके साथ आप लड़ाई झगड़ा या वाद विवाद करने में संकोच करोगे, कहीं ये आपको दबोच ना ले। और अगर आपसे कमज़ोर होता है तो आप उसके सर के ऊपर चढ़ जाते हो, क्योंकि आप उससे ताकतवर हो। अगर वाद विवाद हुआ तो भी आप उसको क्या कर लोगे, काबू कर लोगे। तो वैसे ही वीक या डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किए जाते हैं। तो जैसे ही डेड या वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके शरीर में जाते हैं तो बॉडी क्या करती है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बना लेगी। एंटीबॉडी जो है जितनी भी बनेगी, मान लेते हैं 100 बन गई, 100 में से 10 ने क्या कर दिया, इन वीक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार दिया। कितनी बच गई बेटा पीछे, 90। ये 90 जो है मेमोरी सेल्स के रूप में, मेमोरी सेल्स के रूप में आपकी जमा हो जाती है शरीर में। और जब दोबारा से इसी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके शरीर में आता है तो ये मेमोरी सेल्स क्या करती हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार डालती है। मतलब आपके शरीर में बीमारी आई नहीं, उससे पहले ही आपने उसके अगेंस्ट, उसके प्रति क्या कर ली, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर ली, विकसित कर ली। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, वैक्सीनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वैक्सीनेशन। और जो दवाई आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाती है वो कौन सी होती है, वैक्सीन होती है। कौन सी होती है बेटा, वैक्सीन। ठीक है। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ वैक्सीन का आपको। सबसे पहले जो वैक्सीन डेवलप की गई थी वो आपकी एडवर्ड जेनर के द्वारा डेवलप की गई थी। फर्स्ट वैक्सीन विल बी डेवलप्ड बाय एडवर्ड जेनर। किसके द्वारा डेवलप की गई थी बेटा, एडवर्ड जेनर के द्वारा डेवलप की गई थी। किसके अगेंस्ट की गई थी, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता बोलते हैं जिसको, उसके अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप की थी। उसने क्या किया था, एक 14 साल के बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, 14 ईयर बॉय, 14 साल के बच्चे के ऊपर क्या किया था, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, इसके अंदर काउ पॉक्स, ये गायों में होने वाली बीमारी है, इसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस बच्चे के अंदर इंजेक्ट करवाया। एक बार नहीं, 2 बार। और दोनों बार में उसने देखा कि बच्चे के अंदर कोई रिस्पॉन्स डेवलप नहीं हो रहा, मतलब बच्चे के अंदर किसी प्रकार का कोई भी लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहा। तो यहाँ से उसने कंक्लूजन निकाला कि भाई मैंने जब काउ पॉक्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया तो वो या तो डेड था या फिर वो वीक था। तो बच्चे के शरीर ने क्या कर लिया, उसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली, जिस वजह से आगे चल के जब उसने तीसरी बार स्मॉल पॉक्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को
स्मॉल पॉक्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस बच्चे के शरीर में डाला, तो इस बच्चे के अंदर पहले से ही प्रतिरोधक क्षमता थी। उन्होंने क्या किया, स्मॉल पॉक्स के सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या बैक्टीरिया को मार दिया। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोसेस था ये क्या था, फर्स्ट वैक्सीन डेवलप करने के बाद था। इसके बाद तो लुईस पास्चर ने डेवलप की, पेनिसिलिन डेवलप की, तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डेवलप की, तो ये बहुत सारी वैक्सीन बाद में डेवलप हुई। लेकिन सबसे पहली जो वैक्सीन है वो किसके द्वारा डेवलप हुई थी, एडवर्ड जेनर के द्वारा। ठीक है, दूसरी जो बात आती है इसके अंदर वो आती है बेटा इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे बढ़ाते हैं, देखिए बैक्टीरिया जो है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग अलग होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग, इसमें फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग, सिम्बायोटिक, ये दो अलग अलग टाइप आते हैं, इसी के हैं। फ्री नाइट्रोजन मतलब जो अकेले रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है वो किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सिम्बायोटिक क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं, वो जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट को प्रोवाइड करते हैं, तो इस तरीके से करते हैं कि बदले में उन्हें क्या मिले, भोजन मिल जाए। ठीक है, इसलिए वो करते हैं। तो ये दो टाइप के हो गए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। राइजोबियम स्पीसीज कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं इसे, राइजोबियम, क्या कहेंगे, राइजोबियम कहेंगे। ठीक है, ये राइजोबियम जैसे ही मिट्टी के अंदर आप डालते हो, ये आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल मिल जाते हैं, मिट्टी के अंदर नेचुरली भी ये डेवलप होते हैं। तो जब आप मिट्टी के अंदर इनको डालते हो तो डालने के बाद क्या होता है, जो आपके राइजोबियम स्पीसीज के बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए नाइट्रोजन जो है वो आपका एक इंपॉर्टेंट कंटेंट है किसका, प्रोटीन बनाने का। इंपॉर्टेंट कंटेंट है बेटा किसका, प्रोटीन बनाने का। तो प्रोटीन जो बनता है तो नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन को एज सच तो इस्तेमाल किया नहीं जा सकता, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्लांट उसको डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको इस्तेमाल करने के लिए इसे बदलना पड़ता है NO2 या फिर NO3 के अंदर। और ये जो आपका बदलाव होता है N2 का NO2 और NO3 में, ये किसके द्वारा किया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो क्या करते हैं, आपकी सोइल की फर्टिलिटी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं अलग अलग क्रॉप्स के लिए। जैसे आप एजोला को देख लीजिए, आपका स्पिरिलियम देख लीजिए, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया के नाम हैं जो क्या करते हैं, सोइल की जो फर्टिलिटी कैपेसिटी है, उर्वरक क्षमता जो है उसको इंक्रीज करने में मदद करते हैं प्राकृतिक रूप से। उसमें बाहर से आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती, मिट्टी के अंदर ही जो कार्बनिक पदार्थ मौजूद रहते हैं उन कार्बनिक पदार्थों का ही वो इस्तेमाल करके मिट्टी की क्या करते हैं, उर्वरक क्षमता को बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट में देखिए जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, आपने एक घटना तो सुनी होगी, कई बार हो जाती है, जो मालवाहक जहाज होते हैं, पानी के जो जहाज हैं जो माल ढुलाई करते हैं एक देश से दूसरे देश में, आजकल उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कच्चा तेल जो होता है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन के लिए उनका इस्तेमाल होता है। और कई बार क्या होता है, दिशा सूचक की गलत जानकारी की वजह से या फिर किसी और टेक्निकल वजह से दो जहाज़ों की आपस में टक्कर हो जाती है या फिर और कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उन जहाज़ों में से तेल का रिसाव होना शुरू हो जाता है। वो तेल समुद्र की सतह के ऊपर फैल जाता है, काले रंग का तेल होता है, परत बना लेता है, जिससे समुद्री जीवों को नुकसान होता है। तो हमने कुछ ऐसे बैक्टीरिया डेवलप कर लिए या उनकी खोज कर ली जो क्या करते हैं, उस कच्चे तेल को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और समुद्र के पानी को वो क्या कर देते हैं, बिल्कुल साफ कर देते हैं। ऐसे ही आपने शहरों में देखा होगा बेटा, शहरों में देखिए सीवेज होता है, जो सीवेज सिस्टम होता है वो क्या करता है, शहर की गंदगी को एक जगह पे लाके इकट्ठा कर देता है। और जब शहर की गंदगी एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाती है तो आपका जो प्रोसेस है जो उसको साफ करने का, उसके अंदर भी बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। उसमें दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक तो होता है एरोबिक
जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है, और एक होता है बेटा अनएरोबिक, जो क्या करता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम करता है। एक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेगा और एक किसमें करेगा, ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम करेगा। ठीक है, तो ये जो आपका एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, ये आपके सीवेज ट्रीटमेंट करने में मदद करते हैं, ताकि उस पानी को दूषित पानी आता है शहरों से, उसको साफ किया जा सके और उसका इस्तेमाल खेती में किया जा सके और उसको फिल्टर करके फिर पीने योग्य भी बनाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर उसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है, सिंचाई के साधनों में किया जाता है, ताकि जो पानी की कमी है सिंचाई के अंदर उसको पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। भाई एनवायरनमेंट को हम कैसे क्लीन करते हैं, ये तो थे बेटा कुछ ऐसे प्रोसेस जो आपके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम कुछ ऐसे प्रोसेस पढ़ेंगे जो आपके लिए नुकसानदायक होते हैं, जो डिजीज काज करते हैं। देखिए, जो सूक्ष्म जीव है बेटा, वो बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां फैलाते हैं। अलग अलग तरह की बीमारियों में देखिए, मलेरिया आ जाता है, आपका डेंगू आ जाता है, इसके अलावा टाइफाइड आ जाता है, एड्स है, जितनी भी आपकी जनित बीमारियां हैं, जनित मतलब जीव जनित बीमारियां हैं, चाहे वो जीवाणु जनित हो, चाहे वो विषाणु जनित हो, वायरस के कारण हो या बैक्टीरिया के कारण हो। निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, आपका टाइफाइड हो गया, मिसेलिस हो गई आपकी। तो ये सारी बीमारियां जो हैं, ये आपके सूक्ष्म जीवों के द्वारा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलाई जाती हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा फैलाई जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि भाई उनके कारण हमें नुकसान होगा, हमारे शरीर का नुकसान होगा। तो वो जो आपकी डिजीज हैं, इन डिजीज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेटा। एक तो होती है कम्युनिकेबल और एक कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल, एक कम्युनिकेबल है और दूसरी कौन सी है बेटा, नॉन कम्युनिकेबल है। कम्युनिकेबल तो कौन सी होती है बेटा, जो बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। डिजीज which are spread from one person to another, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैले, वो तो कौन सी हो गई, कम्युनिकेबल। और जो एक इंसान से दूसरे इंसान में ना फैले, जिसको हो गई, जैसे हार्ट की डिजीज है, किडनी की डिजीज है, लीवर की डिजीज है, ये आपकी सिर्फ उसी इंसान तक सीमित रहती है जिसके अंदर होती हैं, दूसरे किसी इंसान को प्रभावित नहीं करती। लेकिन ये जो आपकी डिजीज होती हैं, जैसे आपका टाइफाइड हो गया या फिर अभी जो चल रहा है कोरोना, वो भी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। तो ये जो डिजीज हो गई, इसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उसमें मलेरिया भी आ जाता है। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है बेटा, मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, ये कारण नहीं होता। कारण कौन होता है, ये तो क्या हो गया, कैरियर, जो लेके जाएगा। कारण क्या हो गया, प्रोटोजोन। कौन हो गया, प्रोटोजोन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, काज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ये बीमारी फैलाता है। ठीक है, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, जो आपकी सिर्फ जिस इंसान के अंदर होती है उसी इंसान तक सीमित रहती है, उस इंसान से नहीं फैलेगी, किसी और कारण से हो सकता है फैल जाए, लेकिन उस इंसान से दूसरे इंसान में वो नहीं फैलती। ठीक है, आपकी बुक के अंदर बेटा टेबल दे रखी है, ह्यूमन डिजीज, उसके कारण जैसे टीबी हो गई, मिसेलिस हो गई, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, कोलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, इन सब की टेबल दे रखी है, किस तरीके से ये बीमारियां फैलाते हैं, कैसे फैलाते हैं, हवा के द्वारा या पानी के द्वारा या भोजन के द्वारा, और उनसे कैसे बचा जा सकता है, ये सारे कारण इसके अंदर दे रखे हैं। अब जो इसमें बच गया बेटा, डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स, इन प्लांट्स, फूड पॉइजनिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन, ये आपका हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो आज आप इतना ही कर लीजिए। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हो।